जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा सेगमेंट है करंट अफेयर और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, जो आपके सिलेक्शन की दिशा तय करता है। ऐसे तो करंट अफेयर को लेकर अलग अलग चैनल्स पे कई सारा सोर्स अवेलेबल है, परंतु वो यूपीएससी की थ्रस्ट को फुलफिल करने में शायद फेल हो जाता है। उसी एक गेप को ध्यान में रखते हुए कल्पाक्ष आईएएस आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया है वीकली करंट अफेयर को लेकर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी से संबंधित उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में और एनालिसिस करेंगे उससे संबंधित और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको। आज वाले इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जून 15 से जून 21 के करंट अफेयर को। सो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। वो आपके ओपिनियन क्या है इन क्वेश्चंस को लेकर वो भी कमेंट बॉक्स में डालें। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से लेकर, और ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया तो किराना हिल्स पर एक बम की अफवाह जो है वो फैली। वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फैलाई गई, पाकिस्तान के हिसाब से की तरफ से फैलाई गई, इसका एक अंदाजा शायद हम नहीं कह सकते, परंतु उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आई जिसका नाम था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसी समय कुछ और ट्रीटीज भी न्यूज में आई, जिसमें से एक है NPT, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, और उसी से संबंधित ये जो सवाल है ये है। वर्तमान में फिर ये न्यूज में है जब से ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब इस कन्फ्लिक्ट में जो इस कन्फ्लिक्ट का पूरा बेस है वो बेस ही न्यूक्लियर वेपन्स है। इस कारण से टॉपिक काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आइए देखते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट, it is aimed at preventing the spread of nuclear weapons and technology and promoting cooperation in the peaceful use of nuclear energy. The second point says the treaty came into force in 1980. The third point says the treaty defines a nuclear state as one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or nuclear explosive device prior to 1st of January 1967. फोर्थ पॉइंट कहता है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर सिग्नेटरीज टू द ट्रीटी एंड ऑन द नॉन पॉलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक, इन चारों स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट है ये आपसे पूछा गया। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन को समझा जाए तो कहता है दैट इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है। सेकेंड पॉइंट कहता है यह संधि 1980 में लागू की हुई। थर्ड कहता है कि संधि एक परमाणु राज्य और उस राज्य के रूप में परिभाषित करती है जिसे 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण कर लिया था। और फोर्थ पॉइंट कहता है भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियारों की इस ट्रीटी के हस्ताक्षर हैं। इन दिए गए चार ऑप्शन में से कितने करेक्ट? आपको क्या लगता है? ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर इसके ऑप्शन को समझने की कोशिश की जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज, तो वो निकल कर आता है कि ये जो ट्रीटी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन 1970 में क्या हुआ था, फोर्स में आया था। ठीक है, इसको साइन किया गया था 1968 में, पर ये कन्वेंशन फोर्स में कब आया? ये 1970 में आया। ये प्रिवेंट करता है क्या? स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिसआर्मामेंट। इस आधार पर अगर बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट बनता है, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। सेकंड अगर बात किया जाए तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड स्टेट ने जापान पर न्यूक्लियर बम जो है वो फेंक दिया। उसके एफर्ट्स को या उसके आधार पर ही फाइनली इस ट्रीटी की आवश्यकता पड़ी और बाद में 1968 के बाद इस ट्रीटी पर काम किया जाने लगा। इस ट्रीटी में अगर बात की जाए तो एक न्यूक्लियर स्टेट उन स्टेट्स को के रूप में जानती है जो 1 जनवरी 1967 को क्या बन गए, उस कैटेगरी में आ गए जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन को क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। इस आधार पर अगर देखा जाए तो उस समय कौन कौन से देश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन और बाद में रशिया और चाइना, ये वो देश थे जिन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी को पा लिया था या न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गए थे। इस आधार पर अगर बात की जाए तो जो तीसरा पॉइंट है वो भी क्या है इस क्वेश्चन का, वो भी करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर बात की जाए द फाइनल, तो आज लगभग 191 स्टेट्स जो है जिन्होंने इस ट्रीटी को मान लिया है।
इंडिया अभी इस ट्रीटी को मान चुका है 1972 में इसके जब टेस्ट किया उसके बाद, परंतु अभी भी हम इसके सिग्नेटरी नहीं है। मतलब हमारा मानना है कि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, परंतु अभी हमने साइन नहीं किया। क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। दोनों के कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक जैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे कारण साइन नहीं कर रहा। तो भारत का मानना है कि डिसआर्मामेंट तभी संभव है जब बाकी सारे जो नेशंस हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर आप उनको खत्म करते हैं और उसके बाद में इस ट्रीटी को लाते हैं तो शायद ये वर्ल्ड जो है वो पीस की तरफ बढ़ेगा। उसके बिना वरना है ना कि कहा जाता है कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही वाला एग्जांपल यहाँ आता है। अमेरिका, रशिया ने इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं, परंतु फाइनली अगर आखिरी में आकर देखा जाए तो वो बाकी देशों पर कोशिश करते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका के पास, रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है तो वो तो चलेगा, परंतु अगर और किसी देश के पास न्यूक्लियर पावर हो गई तो शायद वो विश्व की शांति के लिए खतरा हो सकता है। वर्तमान का इराक युद्ध, ईरान का जो युद्ध है वो भी इसी से संबंधित है। सो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, जो आपका क्या बोलता है कि ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द विच वन? द थर्ड वन इज करेक्ट। सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये दोनों इनका इनकरेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर इस समझाने के पैटर्न को लेकर आपका कोई सवाल है कि इसको हम बदल सकते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, हम इसमें बदलाव की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगला जो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है वो क्वेश्चन आता है द कंसीडर द फॉलोइंग टेरिटरीज: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। What is the correct chronological order of the state in UTs in terms of length of coastline? हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कहता है निम्नलिखित राज्यों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से लंबाई के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके एक क्रोनोलॉजी जो है वो सेट कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन इसलिए न्यूज में है क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो भारत की कोस्टलाइन है उसे वापस से रीजनरेट या फिर री इशू किया गया, जिसमें उस कोस्टलाइन का नंबर्स काफी बढ़ गया, वो दुगनी से ज्यादा हो गई। रीजन कई सारे थे। अगर इसको पूरा आंसर को समझने की कोशिश की जाए तो ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों बनता है, तो ये कहता है कि इंडिया हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द 50% लॉन्गर देन द प्रीवियसली हैपेंड। जो पहले थी उससे ज्यादा। हमने कोई नई टेरिटरी का एक्सपांशन नहीं किया है, सिर्फ अब की बार हमने उसको एक्यूरेटिवली में जो क्या कर लिया, मेजर कर लिया। पहले एक अनुमान के आधार पर मेजर किया गया था। जब एक्यूरेट मेजर किया गया तो हमें कई सारे नए आइलैंड्स और इन आधार पर बहुत सारा नया डेटा जो है वो नया डेटा देखने को मिला। इस आधार पर भारत की जो कोस्टलाइन है वो कोस्टलाइन क्या हो जाती है, जो 1970 में थी वो 7516 किलोमीटर के आसपास थी, जिसे 2000 बाद में जब रिन्यू किया गया तो इसे बताया गया 11098 किलोमीटर के आसपास। प्रीवियसली मेजर्ड का जो डेटा था वो स्केल जो था 1:4 के आसपास था, और वर्तमान का जो डेटा है वो डेटा आपका 1:2 पॉइंट के आधार पर क्या निकल के आता है। इस आधार पर जो नई कोस्ट लाइन बनती है वो कोस्ट लाइन ऐसा है कि गुजरात के पास 2340 किलोमीटर के आसपास, महाराष्ट्र 877, गोवा 193, कर्नाटक 243 के आसपास, और अंडमान निकोबार के पास में 3083 किलोमीटर के आसपास क्या है कोस्ट लाइन अवेलेबल। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस बनता है वो बनता है बी, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले आपका आएगा आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, फिर गुजरात, और आखिरी में आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। ऐसे संबंधित अगर कोई सवाल आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है करंट अफेयर में, वो निकल कर आया आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The first phase of the PM-GSY was launched in 2000 to improve rural infrastructure through road and construction. Second, it is a centrally sponsored scheme. The third, the government has requested state to affix QR code on all maintenance information displayed board on the road constructed under the PM-GSY. A mobile cum web-based e-mark maintenance of the rural road system is used for managing and monitoring rural road maintenance. How many of above statement are correct? इस स्टेटमेंट को अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण जो है सड़क निर्माण माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सरकार ने राज्यों को पीएमएजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों में सभी रखरखाव सूचना को डिस्प्ले पर क्यूआर कोड के तहत रखने की मांग की है और ग्रामीण सड़क रखरखाव प्रबंधन निगरानी के लिए एक मोबाइल सह वेब आधारित ई मार्ग पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की गई। इनमें से कितने ऑप्शन कहे? भारत सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात की जाए तो ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय नियर अबाउट 25 दिसंबर 2000 के आसपास शुरू किया गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये शुरुआत कब हुई, ये 2000 में शुरू किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। इस स्कीम को लेकर कई सारे लोग कहते थे कि जब तक सड़कें गांव पहुंची तब तक गांव शहर जा चुके थे। इसका बेसिकली लाइन तो छोटी है परंतु इसके मायने काफी बड़े हो जाते हैं क्योंकि रूरल माइग्रेशन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का रहा तो वो कनेक्टिविटी का रहा और आजादी के लगभग लंबे समय तक इस कनेक्टिविटी पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जो फाइनली ईयर 2000 में दिया गया। अगर इस क्वेश्चन के आधार पर बात करें तो वर्तमान में गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट को कि वो क्या करे, वो एक क्यूआर कोड डिस्प्ले करे जहां पर इससे संबंधित सारी चीजें रहे और यही वो कारण है जिस कारण से जो पूरा क्वेश्चन जो है ये न्यूज में आया, करंट अफेयर में आता है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल कम। तो हाँ, ये एक ई मार्ग पोर्टल इसमें बनाया गया जो इसका मेंटेनेंस रखरखाव का काम करता है। इस आधार पर अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा क्योंकि ऑल दी 4 ऑप्शंस जो ऊपर जो दिए गए ये सारे ऑप्शंस इससे संबंधित है और करेक्ट है। जिससे संबंधित जानकारी जो है वो दे रखी है। अच्छा, जो लोग कल्पाक्ष से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं है, वो टेलीग्राम की लिंक जो है वो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर कल्पाक्ष से या इस जो पीडीएफ है वो पीडीएफ शेयर की जाएगी जो आपको आगे क्या होगी काम में आने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन कहता है दैट विथ रेफरेंस टू द आईएनएस अर्नाला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट ऑफ इंडियाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट ASWC जिसमें कैटेगरी में कहा जाता है। इट हैज बीन कमीशन इनटू द वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी। इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ द वैसाई इन महाराष्ट्र। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द वो स्टेटमेंट आर करेक्ट? आईएनएस अर्नाला के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है जो उतले पानी में काम करने वाला है। इसमें भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान को शामिल किया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई में ऐतिहासिक जो किला है उस नाम के आधार पर लिया गया। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर इसके बारे में बात की जाए तो वर्तमान में आईएनएस अर्नाला जो है वो इंडिया का फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है और ये सच है और इसी आधार पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या बनता है, वो करेक्ट बनता है। और इसे कमीशन किया गया इंडिया के ईस्टर्न नेवल कमांड में, ठीक है, जो विशाखापट्टनम पर सिचुएटेड है। इसलिए क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। द कमिश्निंग सेरेमनी जो है उसमें एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया इस जो 16th ASWS क्लास का शिप होता है उनके बारे में और इसे नेम किया गया है अर्नाला फोर्ट के आधार पर जो वसई में सिचुएटेड है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो 77.6 मीटर लॉन्ग है और इसका ग्रोस टनेज जो है वो 1490 टन के आसपास है। एक डीजल इंजन ड्रिवल वाटर जेट के रूप में काम करता है। तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। इन तीन के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है एंड द थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन के रूप में निकलता है। इस आधार पर बी जो होगा वो क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, आईएनएस अर्नाला जो है वो 15 अदर एसडब्ल्यू क्लास शिप के अधीन जो है वो आती है। तो ये भारत की नेवल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा काम आने वाले समय में करने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो नेक्स्ट करंट अफेयर आपका जो आता है वो आता है दैट विथ रेफरेंस टू द कोबरा स्नेक। कोबरा के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में जो भोपाल का जू है वहां कर्नाटका से कोबरा लाकर ट्रांसफर किए गए, जिस कारण से पूरा जो एक टॉपिक है वो न्यूज में आता है। क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू स्नेक कोबरा स्नेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज वर्थ लॉन्गेस्ट वर्मिनस स्नेक। इट प्रिफर ह्यूमाइड डार्क फॉरेस्ट विद द थिक अंडरग्रोथ, coal swamp and bamboo patches across the diverse habitats from the highland evergreen, semi-evergreen forest. In India, the king cobra range includes central India, northwest Himalayas. Which of the above statement are correct? हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो कहता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा विशेला सांप है। यह घने अंडरग्राउंड
ठंडे दलदल बांस पेच वाले जो एरिया है वहां रहना पसंद करता है। और भारत में किंग कोबरा की सीमा मध्य भारत उत्तर पश्चिम हिमालय में शामिल। अगर इस बारे में चर्चा की जाए तो जो भी मैं बता रहा था कि ये जब इसको ट्रांसफर किया गया भोपाल के वन विहार में कर्नाटका के मैंगलोर जू से, इसी कारण से ये क्या हुआ, न्यूज में आया। द किंग कोबरा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेमनस स्नेक के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 15 फीट की लेंथ में होता है। ये ह्यूमाइट डार्क फॉरेस्ट वाला जो एरिया उसको प्रिफर करता है, इसलिए बोथ फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इससे आधारित करेक्ट हो जाते हैं। आगे अगर बढ़े तो किंग कोबरा जो हैबिटेट अगर इंक्लूड किया जाए तो वेस्टर्न घाट में भी मिलता है, नॉर्दर्न इंडियन तराई रीजन जो वहां मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अवेलेबल है, और मोनग्रेव जो कोस्टलाइन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार की, वहां भी किंग कोबरा देखने को मिलता है। इस आधार पर द थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो जो करेक्ट ऑप्शन इस आंसर का बनेगा वो बनेगा ए, जिसमें आपका फर्स्ट कि ये सबसे विशेला सबसे लंबा है, सेकेंड ये ह्यूमाइट क्लाइमेट में रहना पसंद करता है, और जो थर्ड स्टेटमेंट गलत है जिसका करेक्ट ऑप्शन हमने आपको बताया। आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका बना है, द ड्रग लेनाकेपाविर वाज इन न्यूज, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस सी प्रिवेंशन, मलेरिया प्रिवेंशन और HIV प्रिवेंशन। वर्तमान में एक ड्रग न्यूज में आया जिसका नाम है लेनाकेपाविर, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस में काम में आता है, तब के हेपेटाइटिस सी की रोकथाम में, मलेरिया की रोकथाम में, HIV की रोकथाम। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट आपका ड्रग कंट्रोल का काम करता है, उसने लेनाकेपाविर जो है इसको एक लाइसेंस दिया और कहा है कि मोस्ट प्रोमिसिंग ड्रग के रूप में जाना जाता है, जिसका काम किया जाएगा HIV प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। जो अभी तक के समय में जितनी भी आपकी बनी है ड्रग्स बने हैं उनमें सबसे अच्छा है। लेनाकेपाविर जो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस आंसर क्वेश्चन का वो है आपका द डी। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द लास्ट वीक जिनसे सवाल बनने की चांसेस है। ऐसे तो कई सारा डेटा है जिसका रोज कहे तो 100 फैक्ट्स मिल जाएंगे, पर महत्वपूर्ण जिससे सवाल बन सकते हैं, जो डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है, वो ये सब है। अभी तक के वीडियो को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक हम एक नया वीडियो आपको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट संडे को, जो आपका नेक्स्ट वीक जो है उससे संबंधित सारे करंट अफेयर को इंक्लूड करेगा। इस करंट अफेयर की फाइल आपको कल्पाक्ष के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सो डू सर्च कल्पाक्ष IAS, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड share with your friends. Thank you very much.